अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक अहम पेशरफ्त हुई है। BNP मैंगल कौमी असम्बली में अपनी 4 नशस्तें लेकर हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो गई है। BNP मैंगल की अलहदगी के बाद हुकूमती इत्तेहाद के पास अरकान की तादाद तकरीबन 178 रह गई है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में अरकान की तादाद तकरीबन 159 हो गई है। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल कई महीनों से हुकूमत को खबरदार कर रहे थे कि इनके साथ जो मुआहदे किए गए अगर इन पर अमल दरामद ना हुआ तो वह हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा हो सकते हैं। आज उन्होंने कौमी असेंबली में पूछा कि क्या बलोचों का खून टमाटर से भी सस्ता है और इसलिए इस सूबे के साथ कॉलोनी जैसा सलूक किया जाता है। यहाँ पर ज़ेर बहस आता है, आटा ज़ेर बहस आता है, यहाँ पर टमाटर ज़ेर बहस आता है, यहाँ पर चीनी ज़ेर बहस आती है, लेकिन मेरे बलोच का खून ज़ेर बहस क्यों नहीं आता? क्यों वो उसका रंग टमाटर से भी ज्यादा खराब है, उसका जायका आपकी चीनी से भी ज्यादा खराब है? बलूचिस्तान को उसका ड्यू शेयर दें, बलूचिस्तान को इस मुल्क का बराबर हिस्सा देना होगा। आपको आज नहीं तो कल देना होगा। ये तमाम उस वक्त मुमकिन है जब अवाम के हकीकी नुमाइंदगी का हक रखने वाले फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत जो है मुंतखब होके आए, जिनको अवाम का दर्द हो, जो अवाम की मजबूरियों का उनको एहसास हो, जिनको अवाम की मुसीबतों का एहसास हो, उनको एहसास कभी नहीं होगा। नाजरीन, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो एक बारीक अक्सरियत के साथ हुकूमत में थी, उनकी अक्सरियत और भी बारीक हो गई है और लोग अब सवाल कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी? इसी हवाले से हमने बात करने के लिए दावत दी है सरदार अख्तर मैंगल साहब को, जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह हैं और आज ही हुकूमत से अलहदा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी कि आपने आज कौमी असम्बली में कहा कि धोखे हैं इस राह में, धोखे हैं इस राह में, या आप समझते हैं कि इख्तियारात का मसाइल है? अगर धोखे ना हो, मसला सिर्फ इख्तियारात का हो, तो जो मुआहदात करते हैं हमसे, कम से कम वो अपनी कमज़ोरी और अपनी लाचारी का तो इज़हार कर सकते थे। जब वो अपनी कमज़ोरी और लाचारी को छुपाता है कोई और मुआहदात पर दस्तखत करते हैं और वायदे करते हैं, ऐवान में वायदे करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते हैं, अवाम के सामने नारे लगाते हैं, तो इसका मेरे ख्याल में धोखे से ज़्यादा कोई बेहतर लफ्ज़ इसके लिए हो ही नहीं सकता। आपकी जो मुलाकात हुई जनाब वज़ीर आज़म साहब से, फिर जहांगीर खान तरीन साहब से, जो आप कह रहे हैं उससे तो ये लग रहा है कि आप उन मुलाकातों से मुतमईन नहीं थे और उन्होंने जो अपनी बेख्तियारी है उसको छुपाने की कोशिश की। मैं सही समझ रही हूँ आपकी बात? बिल्कुल, उन्होंने ये नहीं कहा कि मसले हल नहीं हो सकते। अगर उनके बस में ना होता तो कहते कि जी, और पहले ही दिन, यानी कि वो नॉन पॉलिटिकल लोग थे, वो सियासी लोग थे, उन लोगों ने इस मुल्क की हुकूमत में नहीं तो अपोजिशन में तो काफ़ी किरदार अदा किया था। अगर मरकज़ में नहीं, सूबे में तो उनकी हुकूमतें रही हैं। अगर मरकज़ में हुकूमत में नहीं थे तो अपोजिशन में तो थे। जब वो मुआहदा साइन कर रहे थे तो उसी वक्त हमें कहते कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं। और यही मुआहदा उनसे पहले हमने अपोजिशन से डिस्कस किया, जिन्होंने कहा कि जी ये हुकूमत की बस की बात हो सकती है, हमारे बस की बात नहीं। उस वक्त ही हमें कह देते, लेकिन उन्होंने इस मसले को साइन करके एक बात की तो उन्होंने तस्दीक कर ली है कि ये वाक़तन बलूचिस्तान के मसाइल हैं और ये हल हो सकते हैं। उनकी सिग्नेचर इस बात को जो इंडोर्स करती है कि ये जेन्युइन बलूचिस्तान के मसले हैं और ये हल तलब हैं। जब आपने 6 नुकात उनके सामने रखे, जिसके अंदर लापता अफराद का भी एक नुक्ता था, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी कह चुकी है कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस को क्रिमिनलाइज होना चाहिए। आप समझते हैं कि सबसे मुश्किल क्या वही एक नुक्ता था जिसके ऊपर पेशरफ नहीं हो पाई और शायद नहीं होए आगे जाके? बीवी देखिए, सिर्फ अगर वो नुक्ता होता तो चलो हम मान लेते,
6 नुकात में से 5 दूसरे जो नुक्ते हैं, और इसके अलावा जो 9 नुकात वो हैं जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के वक्त उन्होंने साइन किए थे। उसमें तो कोई इस तरह मसला तो नहीं था, वो डेवलपमेंट के थे, आपके हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्वादर के जो लोगों के जो माहीगीरों के मसाइल हैं, उनके लिए तो उनको किसी यूनाइटेड नेशन से या IMF से तो परमिशन की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये मसला भी, हालांकि जब हमारी पहले उनके साथ बातचीत हुई तो ये नुकात 6 नहीं थे, वो काफी थे, वो एक तवील फहरिस्त थी। ये उनके कहने पर और हमारी उनकी बाहिमी सलाह मशवरे से इनको हमने शॉर्ट करके 6 में तब्दील कर दिया। लेकिन वो भी उनसे हल नहीं हो सके, और वो कहते कि जी इन पे ये कह लेते, उस पर टिक मार्क कर लेते कि जी इसका हम आपको बाद में पूछ कर बताएंगे, फिर भी हम इंतजार करते हैं। लेकिन उनकी सिग्नेचर इस बात की गवाही देती है कि हाँ मिसिंग पर्सन्स हैं, हाँ उनका मसला है। मगर आपने ये भी कह दिया, मैंने आपका प्रोग्राम पहले सुना, आप कहीं और भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा। ऑपोजिशन से आपके कोई राब्ते हुए हैं? और वहाँ बलूचिस्तान असेंबली के अंदर इस वक्त आपकी पार्टी ऑपोजिशन के अंदर है, तो वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन आ सकता है, क्योंकि आजकल तो तब्दीली बलूचिस्तान से ही आती है। बीवी, इस दौरान 2 साल के दौरान जितना मेरा राब्ता अपोजिशन से था, शायद ही हुकूमत से, क्योंकि मैं इन बेंचेस पर बैठा हुआ था तो उनसे दुआ सलाम भी होती थी, कैफेटेरिया में भी उनके साथ जाके चाय कॉफ़ी पीते थे। हुकूमत के साथ हमारे जब मुज़ाकरात होते थे, मीटिंगें होती थी, फिर जाके मेरे उनके साथ मुलाकातें होती थी। बिल्कुल अपोजिशन के साथ हमारे राब्ते हैं, लेकिन सवाल हमारा फिर यही होगा कि क्या अपोजिशन हमारे इन मुतालबात को जायज़ समझती है? अगर समझती है तो अगर वो हुकूमत में नहीं है, ऐवान में तो हैं, असेंबलियों में तो हैं, तो क्या हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो ऐवान के अंदर एहतजाज कर सकते हैं, ऐवान के बाहर एहतजाज कर सकते हैं? उसमें तमाम वो ये जो बात आप कर रहे हैं और आपके जो नुकात हैं, इन नुकात को लेके, इसी मौजू को लेके आपकी कोई ना कोई बात तो हुई होगी ऑपोजिशन से, बड़ी जमातों से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। उन्होंने आपको इस हवाले से क्या कहा? इस दौरान तो हमारी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हम इनका तमाम का तमाम दारोमदार जो है, इन मसाइल का हल जो है हुकूमत के हाथों में था, तो अपोजिशन के बस में नहीं था। हाँ, अब ज़ाहिर जब हम हुकूमत के उसमें नहीं रहे, इत्यादी नहीं रहे, तो अपोजिशन ने अगर राब्ता किया, और हो भी रहे हैं अपोजिशन के साथ हमारे राब्ते होंगे, तो उनके सामने हम ये मसाइल रखेंगे। वो कितना हल कर सकते हैं, कितना हमारा साथ दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है उन पर। ठीक है, यू हैव येट टू टेस्ट द वाटर्स। NFC अवार्ड के ऊपर भी आपने आज बात की, और आपने कहा कि NFC अवार्ड जो है वो पहले से कम दिया गया है, और ये शायद 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की एक और काविश है। NFC अवार्ड को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चैलेंज कर दिया है अदालतों के अंदर, कैसर बंगाली साहब ने चैलेंज कर दिया है सिंध के अंदर। क्या आप NFC अवार्ड की कॉम्पोजिशन को बलूचिस्तान से चैलेंज करेंगे? बिल्कुल जी, हमने अपनी जो हमारी लीगल टीम है, क्योंकि पहले हम सिर्फ ये अफवाहें सुनते आ रहे थे, लेकिन बजट स्पीच में जो मिनिस्टर साहब ने खुद अपनी तकरीर में कहा, वो रिटन है, वर्बली नहीं है, कि NFC अवार्ड पर नजरसानी की जाएगी। तो ये इट्स नॉट स्लिप ऑफ टंग एंड इट्स नॉट मिसप्रिंट, ये एक पॉलिसी है, और इससे जो नियतों का पता चलता है। तो जिस तरह उन्होंने यहाँ पर पार्टियों ने चैलेंज किया हुआ है, हम अपनी लीगल टीम से सलाह मशवरा करके इसको बलूचिस्तान में जो चैलेंज करेंगे। अच्छा, तो आप इसको आने वाले दिनों के अंदर चैलेंज करेंगे, ये आप अहम बात कर रहे हैं। मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि सरदार अख्तर मेंगल साहब, आपके ऊपर कितना प्रेशर था
कि आप इन नुकात को लेके और अगर वो पूरे नहीं होते तो आप हुकूमत से अलहदा हो जाएं। इसलिए चूँकि बलूचिस्तान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर मुजाहरे हुए हैं, लापता अफराद के जो लवाकिन हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने मुजाहरे किए हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में क्या एक मूवमेंट बन रही है लापता अफराद के मसले को लेकर? देखिए, मूवमेंट कब से चल रही है? काफ़ी अरसे से चल रही है। सिवाय सोशल मीडिया के आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बिल्कुल बलूचिस्तान के मसले पर खामोश है काफ़ी अरसे से। वो तो वहाँ पे खामोश था, अब तो इस्लामाबाद में जो मीडिया पर खुद जो कतोगन लगाई जा रही है, वो खुद ज़ेर अताब है, वो उस पर खामोश है। वो अब पर हमारे लिए बेचारे की आवाज़ नहीं, मगर मैं जानने की ये कोशिश कर रही हूँ, व्हाट इज इट दैट ब्रोक द कैमल्स बैक? मुझे मालूम है कि 6 नुकात, उनमें से किसी के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ, मगर आपके लिए रेड लाइन क्या था? क्या सोच के आपने कहा कि बस अब इसके बाद मैं हुकूमत का साथ नहीं दे सकता, अपनी 4 नशिस्तें लेके मैं कौमी असम्बली से और वहाँ हुकूमत से बाहर आ रहा हूँ? बीबी, हम लोगों ने को जो लोगों ने मैंडेट दिया, और ये जो 6 नुकात हैं, ये किसी अखबार के तराशा नहीं है। ये हमारा मैनिफेस्टो था इलेक्शन में, जहां पर भी हम वोट लेने गए, यही चीजें लोगों को हमने यकीन दिलाया कि अगर हमें इख्तियार मिला, अगर हम पार्लियामेंट में गए, तो आपके इन मसाइल को हल करने की हम कोशिश करेंगे। इन 2 सालों में अगर इनमें से 20% में लिटरली अगर 20% भी होता तो मैं उन लोगों को तसल्ली देता। मैं जब भी कहीं जाता हूं, बलूचिस्तान के जिस गांव में भी जाता हूं, हमें दरख्वास्तें मिलती हैं, औरतें अपने घरों से निकलती हैं हमारे सामने, दुपट्टा सर पे उनके नहीं होता, वो फरियादें करके आती हैं, रोती हुई आती हैं कि मेरे बच्चे को लाओ, मेरे भाई को वापस लाओ। ये दबाव मेरे लिए काफी नहीं था। मगर आपके नाकदीन मुंह से फिर उन लोगों के पास जाते हैं। सरदार साहब, मैं समझ सकती हूँ, मगर आपके नाकदीन आपसे ये पूछेंगे कि जब आज आपने कौमी असम्बली में खड़े होके ये कहा कि ये लोग जो हैं ये सिलेक्टेड हैं, हकीकी नुमाइंदगी इनको नहीं पता, तो उस वक्त जब आपने इनका साथ दिया, आप हुकूमत में इनके साथ बैठे, आपने वज़ीर आज़म की इलेक्शन के ऊपर वोट दिया, तो तब आपने क्या सोच के दिया था? तब क्या आपको नहीं मालूम था कि ये लोग सिलेक्टेड हैं, कि ये हकीकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे अवाम की? मैडम, 1970s के इलेक्शन के बाद कौन सा ऐसा इलेक्शन है जिस पर जो सवालिया निशान नहीं खड़े किए? कोई एक इलेक्शन की मुझे मिसाल दें जिसमें कहीं कहा क्या है कि जी जादू की टोपियों से वोट निकले, कोई कहता था पंचर लगाए गए, कोई मतलब यहाँ पर कोई ऐसी हुकूमत या कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं गई जिसमें सवालिया निशान नहीं लगाए गए थे। उन हुकूमतों को भी हमने आजमाया। क्या उनके दौर में ये कुछ नहीं हुआ जो आज हुआ हो रहा है? उनके दौर में भी हुआ, लेकिन ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी आई थी जिसने कंटेनर पर बैठ के हमसे ज्यादा रोया। हमारी माओ बहनों की आंसुओं को जो है सामने रखते हुए उसने चीखे पुकारे मारी कि बलूचिस्तान में ये जुल्म ज्यादती हो रहा है। शायद यही धोखा था जिसमें हम आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब। और सरदार अख्तर मेंगल साहब आज जो हैं हुकूमत से अलहदा हो गए हैं और कह रहे थे कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी जो कानूनी टीम है वो जो नया NFC अवार्ड है उसको चैलेंज करेंगे, अदालतों में चैलेंज करेंगे। तो नाजरीन, हम यहाँ पे वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद जो नया NFC अवार्ड है जिसके तहत मेरा और आपका सेहत और एजुकेशन का बजट बनता है उसके ऊपर बात करेंगे और कैसर बंगाली साहब से भी बात करेंगे जिन्होंने सिंध में NFC अवार्ड को चैलेंज किया है। और हम बात करेंगे सलमान शाह साहब से और पूछेंगे कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है वक्फे के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बीएनपी मैंगल के जो सरबराह हैं सरदार अख्तर मैंगल, उन्होंने हमें बताया कि वो 10वीं एनएफसी अवार्ड की नोटिफिकेशन को बलूचिस्तान से चैलेंज कर देंगे और वो नाखुश हैं कि क्यों सूबों को कम वसाइल मिले हैं इस बजट के अंदर। माहिर मईशत डॉक्टर कैसर बंगाली ने सिंध हाई कोर्ट में एनएफसी अवार्ड के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया है, वहाँ पे एक पिटिशन दायर की है और इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नून लीग ने भी इस पिटिशन दायर की गई है और 10वें एनएफसी अवार्ड के कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया हुआ है। नाज़रीन, ये समझना जरूरी है कि एनएफसी अवार्ड के तहत सूबों को वफाक से बजट मिलता है। इस फंडिंग से मेरे और आपकी सेहत और तालीम का बजट बनता है, क्योंकि इन शोबों को सूबे देखते हैं। कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए जब वसाइल की ज्यादा जरूरत है, क्या इन हालात में सूबों के वसाइल में कटौती से बचा नहीं जा सकता? क्या इस बजट को अवाम दोस्त बजट देखना चाहिए? इस हवाले से हमने दावत दी है। हमारे साथ हैं डॉक्टर कैसर बंगाली, बलूचिस्तान हुकूमत के कंसल्टेंट रह चुके हैं और वज़ीर आला सिंध के मशीर रह चुके हैं। वो 7वीं और 9वीं एनएफसी अवार्ड में सूबा बलूचिस्तान और सिंध की नुमाइंदगी कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। डॉक्टर सलमान शाह हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत के साथ बतौर मशीर काम कर रहे हैं और वो निगरान वफाकी वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं और गहरी नज़र रखते हैं मईशत के ऊपर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कैसर बंगाली साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ये जो बजट है, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों को इतराज़ात हैं। आप इस बजट को कैसे देख रहे हैं? इसलिए चूँकि वसाइल की कमी तो है ही, क्या उन वसाइल की कमी को लेके ये अवाम दोस्त बजट है? शुक्रिया मजीज़े। इस बजट पे कोई बहुत तफसीली तबसरा नहीं हो सकता है। इसमें सारे आदाद और शुमार जो है बस ऐसे ही जमा किए गए हैं। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई थीम नहीं है और सिर्फ जो IMF की एग्रीमेंट है उसकी पाबंदी की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स निचोड़ने की कोशिश है, जो पिछले बजट के बाद इस साल में भी नाकाम रही और आगे भी नाकाम रहेगा। तो इनके पास जब वसाइल नहीं है तो ये दूसरों के जेब में हाथ डालते हैं और सबसे पहले इन्होंने कोशिश की है कि सूबों के जेब में हाथ डालें। सलमान शाह साहब, जिस तरह कैसे बंगाली साहब कह रहे हैं कि वसाइल की कमी है, इसलिए सूबों के जेबों के अंदर हाथ डाले गए हैं, शायद इसलिए ये अवाम दोस्त बजट नहीं है। नहीं, आई थिंक ये तो कैसर बंगाली साहब भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन कि मेरा इसके बारे में व्हाट इज माय व्यू पॉइंट। एक तो है कि कोरोना से पहले आपका एक IMF प्रोग्राम चल रहा था और वो प्रोग्राम जो था बेसिकली एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था कपल्ड विद द डेट क्राइसिस, कि आपका एक्सटर्नल डेट्स जो था वो नॉन सस्टेनेबल लेवल पे था, उसकी रीपेमेंट्स इतनी ज्यादा थी कि आप उसको नॉर्मल हालात में पे नहीं कर सकते थे या रीफाइनेंस नहीं कर सकते थे। और उस प्रोग्राम के तहत हमारे जो खासी सख्त किस्म का प्रोग्राम था जिसमें एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट्स, फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट तमाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी और उसको एक आप स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम कहते थे, जिसका मेन मकसद था कि ग्रोथ को कम से कम किया जाए ताकि स्टेबिलिटी आ जाए इन इंडिकेटर्स में। अब कोरोना जब से हुआ है तो ये एक 180 डिग्री टर्न अराउंड हो गया इन द सेंस कि अब जो डिमांड गिर रही है वो प्रोडक्शन की डिसरप्शन की वजह से गिर रही है, क्योंकि प्रोडक्शन कोरोना की वजह से आपकी कारखाने बंद हुए हैं, आपके बाजार बंद हुए, आपके सर्विसेज सेक्टर और पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग बुरी तरह अफेक्ट हुए। इवन दो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन साइड पे फर्क नहीं पड़ा, बट मार्केट्स में डेफिनेटली वहां भी फर्क पड़ा। तो जब ये प्रोडक्शन की होती है इस तरह से कंट्रैक्शन बहुत सडनली और बहुत तेजी से, तो उसके साथ आमदन की भी उतनी ही कंट्रैक्शन होती है। और आमदन ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अलाउ मी सलमान शाह साहब बात असल मैं जरा पॉइंट जो करना चाहता हूँ ना वो मैं कर लूँ, फिर उसके बाद आप डिस्कशन जरूर कर लें। तो अब उसके नतीजे में इनकम्स भी नीचे हैं, इनकम्स की वजह से कंजम्पशन भी नीचे है, कंजम्पशन की वजह से प्रोडक्शन भी नीचे है।
और जाहिर है कि जब इनकम भी नीचे होगी, प्रोडक्शन भी नीचे होगी, तो टैक्स रेवेन्यूज भी आपको कलेक्ट करने में बड़ी दुश्वारी होगी। और इसमें जाहिर है पूरी दुनिया इस वक्त इसी कोशिश में है कि एक तरफ वबा को कंट्रोल किया जाए और दूसरी तरफ आपके जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड लॉस ऑफ इनकम एंड लॉस ऑफ प्रोडक्शन, इसको किसी तरह खड़ा किया जाए। अब हमारा मसला ये है कि हमारे जो IMF का प्रोग्राम है उसमें एक शिक है जो कि अभी तक चल रही है, जिसको आई थिंक पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा रिलैक्स किया गया था, तो आपको 1200 अरब का एक रिलीफ पैकेज देने की इजाजत दी गई थी और उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट भी खासा ज्यादा हुआ पिछले फिस्कल ईयर में। क्योंकि वक्त की किल्लत होती है, मुझे अलाउ मी दिस क्वेश्चन कि सर नो द रियल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि देखिए मैं आपकी सारी बात मान जाती हूँ सर, मगर अलाउ तो करें ना, एक सवाल अलाउ करें। जरूर कमेंट करें कि इस साल जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया गया अकॉर्डिंग टू द IMF प्रोग्राम, और उसमें एक चीज होती है प्राइमरी डेफिसिट जिसको फिक्स किया गया है 0.5% ऑफ GDP। ऑलराइट, सलमान शाह साहब, बात असल में ये है कि आप माहिर मईशत हैं मगर अवाम नहीं है, ताकि लोगों को भी आपकी बात समझ में आए। जी, ताकि लोगों को भी बात समझ में आए, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। सवाल ये है कि ये मामला तो फिर सिंध में भी है तो होने दें सर, वक्त की किल्लत होती है, अनफॉर्चुनेटली हमने भी एड्स देने होते हैं, जिस तरह आपको वसाइल की कमी है उस तरह टीवी स्टेशंस को भी वसाइल की आजकल कमी है, तो कहीं वक्फा भी लेना होता है, कहीं और सवाल भी करना होता है। सवाल ये जो आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर ये कमी तो सिंध में भी होगी, पंजाब में भी होगी, मगर सिंध हर जगह होगी। जी, हेल्थ बजट 16% बढ़ाता है और जो पंजाब है वो 2% बढ़ाता है, क्योंकि आप मशीर हैं पंजाब हुकूमत में। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? अब मेरी बात आप इत्मीनान से अगर सुन लेंगे तो फिर जी बात करिए। जब आप एक मायदे के तहत आपके ऊपर एक कदगन है कि बेसिकली जो भी आपने खर्चा करना है उसका आपने रेवेन्यू रेज करना है, आप उसका फिस्कल डेफिसिट जो है उसको नहीं आप बढ़ा सकते, सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए आप तकरीबन बोरिंग कर सकते हैं, बाकी हर चीज आपको रेवेन्यू से लेनी पड़ती है। ये जो है ये एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है जो कि किसी भी हुकूमत जो है पाकिस्तान में उसको फोर्स करेगी कि वो ये जो रिलीफ पैकेजेस हैं इनको वो पूरी तरह से नहीं कर सकेंगे, और इसी की वजह है कि रेवेन्यू टारगेट इतना ऊंचा है। और हकीकत में हमें पता है कि इतना बड़ा रेवेन्यू टारगेट जो है बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउन स्पाइरल में है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली यहाँ आप अपने खर्चे कम करेंगे और यहाँ फिर आप डेफिसिट बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये है कि there is a dilemma, allow me now, there is a dilemma। कैसर बंगाली साहब, आपने सलमान शाह साहब की बात सुनी कि इट इज अ वेरी कंस्ट्रिक्टेड बजट, कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो कंस्ट्रिक्शंस है उस हवाले से। जी, सलमान शाह साहब की सारी बातें उस कॉन्टेक्स्ट में है कि IMF का एग्रीमेंट क्या है और IMF ने हमें ये इजाज़त दी, वो इजाज़त दी। मेरे ख्याल बहैसियत कौम हम सब ये तय कर लें कि हम एक आज़ाद मुल्क है या IMF की कॉलोनी है। अगर IMF ने चलाना है, IMF ने वज़ीर ख़जाना बिठाना है, IMF ने स्टेट बैंक गवर्नर बिठाना है, तो फिर पूरी तरह भी वही लगा लें और आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ भी फिर वही लगा लें। पहली बात तो मेरी ये है। दूसरा ये है कि सारा कम करना हुकूमत के हाथ में है। वफाकी हुकूमत के कम से कम 20% अखराजात यानी 1 खरब रुपए जो है वो कम किए जा सकते हैं। फजूल है बिल्कुल, सिविल साइड पे और नॉन कॉम्बैट मिलिट्री साइड, ये इस पे बात करें। बाकी सारी बातें तो आदाद व शुमार में भी और कोई और भी सब हेरा फेरी घुमा फिरा के आदाद व शुमार पेश कर सकते हैं, तारीख बता सकते हैं। अगर तारीख में जाना है तो इस
पॉइंट पे जहां हम पहुंचे हैं, जहां बार बार इस वक्त हमें IMF के पास जाना पड़ रहा है, ये पूरा वो जनरल मुशर्रफ का दौर था और वो क्रिमिनल इकोनॉमिक पॉलिसीज थी जिसने पाकिस्तान की मईशत को बैनुल अक़वामी सतह पर ओपन कर दिया और वो गैप हम अब पूरा नहीं कर पाते हैं। तो तारीख की डिस्कशन करें तो फिर वहां से शुरू करनी चाहिए हमें। लेकिन इस वक्त हल ये है कि नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बशमूल नॉन कॉम्बैट डिफेंस एक्सपेंडिचर को कम करें। 1 खरब रुपए कम करने की गुंजाइश है, वो कम करें तो IMF की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको हम रुखसत कर दे, एयरपोर्ट ले जाके बिठा दे जहाज पे कि जाएं आप, आपकी जरूरत All right, that's a very important point. सलमान शाह साहब, योर रिस्पॉन्स कि जो नॉन कॉम्बैटिव डिफेंस एक्सपेंडिचर है आप उसको कम कर दीजिए, तो फिर हमारे पास इतनी स्पेस आ जाएगी कि हम हेल्थ के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं, तालीम पर भी खर्च कर सकते हैं। इस वक्त हम पैंडेमिक के अंदर हैं, एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। आई थिंक विशफुल थिंकिंग है इनकी कि हम इस वक्त IMF की छुट्टी करा सकते हैं। देखें, IMF की छुट्टी कराने का मतलब ये है कि आपके ऊपर $100 अरब का एक्सटर्नल जो कर्जा है, जो इस वक्त $110 अरब का है, उसको आप किसी सूरत में भी रीफाइनेंस नहीं कर सकते। हर साल उसमें तकरीबन $15 अरब आपको वापस करना है या रीफाइनेंस करना है, और IMF के बगैर आप कभी उसको नहीं कर सकते। वो क्लियरली मगर जो ये कह रहे हैं कि नॉन कम्बैटिव डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर आप कटौती कर सकते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा IMF को छुट्टी करा दें, तो IMF की छुट्टी जो है वो मैंने तो नहीं करानी, बट पूरे कौम को डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको फारिग करना है या नहीं करना। दूसरी बात यह है कि अगर आपने उनको फारिग नहीं करना तो फिर उनकी डिक्टेट्स के ऊपर चलना है। अब इन्होंने एक बात की कि मुशर्रफ साहब का ये सारा कसूर है, लेकिन मुशर्रफ साहब जिस साल में गए हैं उस साल आपका जो डेट था वो 54% था पूरी इकोनॉमी के साइज के मुताबिक, और बैरून मुल्क कर्जे आपके सिर्फ $40 अरब के थे। जी सलमान शाह साहब, चूंकि लोग आज आपकी हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, आपसे जवाब चाहते हैं, तो मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी, आपको जवाब दे रहा हूं, आप पूरी बात अगर आज की अगर बात करें और आज करंट सिचुएशन में अगर रहें, तो मैं आपके सामने ये कुछ इदादो शुमार रखना चाहती हूँ, एंड आई नो यू आर गुड विद नंबर्स। ये 2019-2020 के जो पेंशन है रिटायर्ड आर्मी पर्सनल के, ये आ जाते हैं 327 बिलियन रुपीस, और आपका जो हेल्थ बजट है वो बहुत ही कम है, आप समझ लें वो उससे 50 बिलियन रुपीस कम है, अराउंड 279 बिलियन रुपीस। तो आप मुझे बताइए कि अगर इतनी बड़ा तजाद होगा या इतना बड़ा डिफरेंस होगा, तो जिस तरह कैसर बंगाली साहब कह रहे हैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे लोगों को बेसिक बुनियादी सहूलियात देने के लिए, खास तौर पे ऐसे वक्त पे जब हम एक वबा से लड़े हैं। हाँ, तो इसमें 2-3 आपकी गलत बयानियां हैं ना। नंबर 1 ये है कि जो मैंने पहले बात की कि बैरूनी मुल्क कर्जे जो हैं उनका आपके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, और उसको आप इस तरह से डिफॉल्ट नहीं कर सकते, उसकी बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। दूसरी बात यह है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका हेल्थ और एजुकेशन के जो हैं वो प्राइमरीली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बजट्स होते हैं, और वहां पे जो आपको देखना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में हेल्थ पे कितना आ रहा है और एजुकेशन पे कितना आ रहा है, और चारों सूबों के ये आप नंबर्स आपको देख लेने चाहिए। जहां तक पेंशन्स का तल्लक है, पेंशन्स भी जो हैं वो भी एक बहुत बड़ा बर्डन है आपके ऊपर, और आपका एक बहुत जो पेंशन का निज़ाम है वो डिसफंक्शनल है, और उसको भी आपको ठीक करने की डेफिनेटली जरूरत है। अब फेडरल गवर्नमेंट आप कैसे इसको ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि आपने इस मामले को देखा हुआ है, आपकी राय क्या है, आप क्या तजवीज देंगे इस हवाले से? देखें, इस वक्त तो कोरोना के जो एनवायरनमेंट में ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि ज्यादा से ज्यादा इस वक्त जो डिसलोकेट हुए हैं, इकोनॉमिकली डिसलोकेट हुए हैं, उनके लिए रोजगार के मौके पैदा किए जाएं। उसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में आपका जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको जितनी भी आप बूस्ट दे सकते हैं उसको बूस्ट दें, और उसके अलावा आप जो भी कैपिटल मार्केट्स के जरिए या ऑफ बजट फाइनेंसिंग के जरिए
इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको करने चाहिए, ताकि हर जिले में और हर डिस्ट्रिक्ट में कोई कंस्ट्रक्शन या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रोजेक्ट चलें, और जो लोग इस वक्त डेली वेजेस वगैरह पे थे, जिनको अब मुश्किल है एम्प्लॉयमेंट की, उनके लिए जॉब्स निकले। तो इसमें बजट में ये किया गया है कि करंट साइट को फ्रीज किया गया है और उसमें इजाफे नहीं किए गए, उससे खासी बचत होती है, और वो बचत जो है उसको आपको डेवलपमेंट में लेके जाना चाहिए। और यही बात पंजाब में भी की है। अब पंजाब में हमने इसके साथ साथ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोग्राम शुरू किया है, जो आपका 500-600 अरब रुपए के सालाना प्रोजेक्ट शुरू होंगे। अच्छा, इसके बारे में हम आपसे पूछेंगे, मुझे एक वक्फा लेना है, और फिर कैसे बंगाली साहब से भी पूछेंगे कि जो 10वीं NFC अवार्ड है उसकी नोटिफिकेशन को उन्होंने अदालतों में चैलेंज किस बिना के ऊपर किया है। वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। आज अख्तर मेंगल साहब ने हुकूमत से अलहदगी कर ली है और उन्होंने कहा कि क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट सूबों को कम पैसे दे रही है और बलोचिस्तान को उसको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, उसके नतीजे में उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि वो हुकूमत से अलहदा हो जाए। हमारे साथ हैं कैसे बंगाली साहब, सलमान शाह साहब। कैसे बंगाली साहब, जो 10वीं NFC अवार्ड है उसकी नोटिफिकेशन को आपने चैलेंज किया हुआ है सिंध हाई कोर्ट में। अब आपने सिर्फ उसकी कॉम्पोजिशन को चैलेंज किया है या आप किसी और बुनियाद के ऊपर भी आपने इसको चैलेंज किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर? कुछ टेक्निकल चीजें भी हैं, मसलन जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है वो उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि कोई समरी प्राइम मिनिस्टर ने भेजी है और वो समरी कैबिनेट अप्रूव्ड है या नहीं, क्योंकि ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने पूछा है कि वो सबमिट करें डॉक्यूमेंट्स जिससे ये साबित हो कि वो जो समरी है वो कैबिनेट अप्रूव्ड है और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेसिडेंट को गई है और ये नोटिफिकेशन उसके बुनियाद पे है। हमने चैलेंज किया है कि इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो नहीं चेंज कर सकते प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से, और एक नॉन इलेक्टेड मेंबर को प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट नहीं कर सकते टू चेयर दिस मीटिंग। द प्राइम मिनिस्टर इज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही इज अ मेंबर ऑफ द NFC. He should attend NFC meetings and he should chair NFC meetings. He cannot delegate this power to a non-elected person. और फिर जो सब्जेक्ट्स उन्होंने डाले हैं उसमें जी, जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबे उठाए एक्सपेंडिचर की, वो भी हमने चैलेंज किया। उसके अंदर आपने शायद ये भी कहा है कि एक्सटर्नल डेट जिस तरह के है या जो फौज का बजट है वो वफाक को ही देना होगा, वो सूबे नहीं देंगे। ये एक मुआहदा हो गया था 18वीं तरमीम के तहत कि यही होगा और कटौती नहीं होगी NFC अवार्ड की, यानी कि 160 आर्टिकल 160 के मुताबिक जो पिछला NFC अवार्ड है आपको उससे कम नहीं मिल सकता। मगर अब ये जो बजट बना है उससे तो सूबों को कम रकम मिली है, तो इसकी फिर जो कानूनी एक हैसियत है वो क्या होगी? देखिए, इस वक्त जो अगर सूबों को कम मिल रही है ना, वो तो इसलिए कम मिल रही है कि वफाक की अपनी कलेक्शन कम है। ऑलराइट, जब डिविजिबल पूल का साइज कम होगा तो सबको कम मिलेंगे। ये इस वक्त ये इशू नहीं है कि इशू आगे जाके है। और जो चैलेंज हमने ये किया है, जो जाहिर है मेरी पिटीशन में नहीं है ये, क्योंकि ये पिटीशन आर वेरी लीगल डॉक्यूमेंट्स, वो ये है कि अगर आपने सूबों से वफाक के अखराजात करवाने हैं तो फिर आप फेडरेशन की नौयत बदल रहे हैं। यू आर टर्निंग द फेडरेशन इनटू अ कॉन्फेडरेशन। कैसे? बिकॉज मोर, इस वक्त आपने 6 आइटम्स फर्ज करे रखे हैं जो सूबों को कह रहे हैं कि आप शेयर करें वफाक के एक्सपेंडिचर। ये इन प्रिंसिपल एक्सेप्ट हो गया तो कल को और भी ऐड हो सकता है। वफाक कह सकते हैं कि जी इस्लामाबाद इज द फेडरल कैपिटल, हर सूबे का कैपिटल है, CDA के पैसे भी वफाक दे, वो सूबे दें, तो कैन गो ऑन एंड ऑन। फिर एक पॉइंट आएगा जब सूबे कहेंगे कि अगर सारे अखराजात हमने करने हैं तो ऐसा करते हैं कि टैक्स सारे हम कलेक्ट करते हैं, वफाक को उसके अखराजात के पैसे दे देंगे। Effectively, you've turned the federation into a confederation. All right, now that's an important point. That's an important point. Confederation तो conscious decision होना चाहिए, by default नहीं होना। All right, सलमान शाह साहब आपका रिस्पॉन्स, बिकॉज ये बड़ा अहम इशू है।
देखिए मेरे ख्याल में तो इट्स अ स्टॉर्म इन अ टी कप, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो तो हमें पूरी करनी चाहिए। मसलन अगर एनएफसी का फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू हेड इट, तो वो एडवाइजर उसको असिस्ट कर सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर को। और जब मैं था एडवाइजर तो उस वक्त शौकत अजीज साहब इसको चेयर करते थे, इवन दो सारा जो ग्राउंड वर्क था या होमवर्क था वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आई वाज डीलिंग विद इट। सो अगर ये क्लैरिटी आ जाए कोर्ट में जो इन्होंने चैलेंज किया है, तो वो अगर कोर्ट कहती है कि जी आपने डेलीगेट जो है वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन इफेक्टिवली जो उसकी होगी डिस्कशंस वगैरह में एडवाइजर साहब, क्योंकि वो ही इज ऑन द जॉब एंड ही इज डूइंग एवरीथिंग, वो भी होंगे और प्राइम मिनिस्टर भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक तल्लक है जो अदर इश्यूज की बात की जा रही है, हमारे जो बजट में गिलगित बल्तिस्तान है, आजाद कश्मीर है, फाटा के एक्सपेंडिचर्स हैं जी। अब ये हमें हमारे जो इस वक्त एनएफसी है उसमें इनको कोई शेयर नहीं है, इनका शेयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू जा सकता है, और फेडरल गवर्नमेंट का अपना जो है शेयर वो भी खासा कम होता जा रहा है जी। ये एक इशू है which has to be sorted out, तो आई थिंक ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि जितनी भी चीजें हैं उनको आपने फाइनेंस भी करना है, सूबों को भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स। बिल्कुल मेरे पास वक्त बिल्कुल कम रह गया है, तो आपके लिहाज से एजेके और गिलगित बल्तिस्तान का जो बजट है क्या वो फेडरल गवर्नमेंट से ही आना चाहिए, वो कटौती नहीं होनी चाहिए प्रोविंसेस से? आपकी राय सलमान साहब? नहीं, मेरे ख्याल में तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान और एजेके और फाटा की जो जरूरियात के मुताबिक उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि उनको एक एंटाइटलमेंट उसमें मिले। इस वक्त तो वो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि वो क्या वहाँ पे देते हैं और उस तरह से। सो आई थिंक उसमें प्रेडिक्टेबिलिटी लाने के लिए हम डेफिनेटली इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद दूसरी बात ये भी है कि देयर आर लॉट्स ऑफ रेवेन्यूज जो डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं भी हैं, और उन पे भी बात हो सकती है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट उसको हिस्सा बनाती है तो फिर फेडरल गवर्नमेंट का शेयर भी चेंज किया जा सकता है। तो सो आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच इज अ नॉर्मल थिंग टू टॉक अबाउट जी। मगर इसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली वी हैव रन आउट ऑफ टाइम, और ये एक बहुत मैं समझती हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं फिर से आपको तकलीफ दूंगी। सलमान शाह साहब, कैसर बंगाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े अहम मौजू के ऊपर आपने बात की। और कैसर बंगाली साहब का ये कहना था कि वो 10वें एनएफसी अवार्ड की नोटिफिकेशन को इसलिए चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि वो समझते हैं कि सूबों को अपना हक मिलना चाहिए। और सलमान शाह साहब उनका एक कंसर्न है कि आईएमएफ प्रोग्राम की जितने शराइत हैं उसके ऊपर हमें पूरा उतरना होगा। नाजरीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।